Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। केवल 4 न्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। समझ लेते हैं सबसे पहली न्यूज़ जो कि है बांग्लादेश गारमेंट वर्कर्स को लेकर, जो यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे संबंधित है। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और इसके बाद समझेंगे किस तरीके से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में सबसे बड़ा मार्केट क्रिएट करती हैं। पिछले अक्टूबर की अगर हम बात करें तो जो बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट वर्कर्स हैं, जिन्हें हम आरएमजी सेक्टर भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हमें 4.4 मिलियन एम्प्लॉयज़ देखने के लिए मिलते हैं। ये अपने लीगल मैंडेट मिनिमम वेज में जो कि 8,000 बांग्लादेशी टकाज हैं उसमें 3-fold के इंक्रीज़ की डिमांड कर रहे हैं। बांग्लादेश की बात करें तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फैशन बन जाता है, एक्सपोर्टर बन जाता है चाइना के बाद, और लगभग 85% $55 बिलियन का एक्सपोर्ट इसने अकेले 2022 में किया है। आरएमजी सेक्टर की बात करें तो बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है इनके पास, जिसके अंदर यूएस, यूके, यूरोप और कनाडा जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ और यहाँ पे आने वाले टॉप इंपोर्टर्स जैसे H&M, लिवाइस, ज़ारा जैसे बड़े बड़े ब्रांड जिसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अब हमें समझना क्या है कि आखिर क्या कंडीशन है, किस तरीके से बांग्लादेश के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर हम बिल्कुल शुरुआती दौर की बात करें तो 90s 80s के आसपास का टाइम पीरियड है जब यहाँ पर बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, और पहली बार 2006 और 7 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो वो कंडीशन हुई थी जब बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट्स को इंडिया से ज़्यादा बेचा था। बांग्लादेश के इस टाइम पीरियड की बात करें तो $9.2 बिलियन का एक्सपोर्ट इसने यहाँ पर किया था, और ग्रेजुअली अगर हम सन 2000 से लेके 2019, 20 और 22 तक आ जाए तो आज आप देखेंगे कि बांग्लादेश एक बहुत ह्यूज अमाउंट यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, विच इज़ $55 बिलियन का बड़ा मार्केट, जो कि आप समझिए $8 बिलियन से कितना बड़ा मार्केट है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई ऐसे क्या बेनिफिट है कि इंडिया इससे पीछे रहता जा रहा है, इंडिया इतना बड़ा मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एडवांटेज समझें तो बांग्लादेश की लोकेशन। बांग्लादेश में सबसे पहली बात तो आपको चीप लेबर मिल जाता है। चीप लेबर के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। प्रोडक्शन जो जिस भी ब्रांड को, जिस भी रिटेल को यहाँ पर बल्क प्रोडक्शन चाहिए, ऐसे में हाई क्वालिटी विवन सुपीरियर क्वालिटी चाहिए, निटेड प्रोडक्ट्स की यहाँ पर आवश्यकता है, जिनके लेबर्स, जिनके कारीगर अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो इनकी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कॉन्सेप्ट है, नेगोशिएशन के जो कॉन्सेप्ट है, वो ओपन फॉर ऑल की कंडीशन में है। दैट मीन्स अ पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर कंपनी कैन नेगोशिएट विद द कंट्री विद डिफरेंट एस्पेक्ट। अलॉन्ग विद दैट रॉ मटेरियल्स पे आप देखिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई टैक्स आपको देखने नहीं मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन और कनाडा जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, वो भी यहाँ पर ड्यूटी फ्री आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा गारमेंट इंडस्ट्री इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट लैग कैसे कर रही है। तो देखिए, हमारे जो लॉज हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ऑपरेशन की। ओनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो देयर आर ओनली 3 to 4 गारमेंट मेकर्स जो आपको पूरे मार्केट भर में देखने के लिए मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट जो टर्नओवर है, जो लेबर है इंडिया में, वो कंपैरेटिवली महंगा हमें देखने मिलता है बांग्लादेश के मुकाबले में। सो हियर आर द फ्यू लेसन्स, क्या तरीके हैं, किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो काम करती हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ पर समझनी होंगी। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हमें चर्चा करनी है कैंसर को लेकर। देखिए, 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों के एस्टिमेट डायग्नोस होने के आसार लगाए जा रहे हैं 2040 तक। अब जो कैंसर्स के रेट जिस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, ये 3rd लीडिंग कॉज बन चुका है इंडिया में मृत्यु होने के लिए।
आगे आने वाले सालों में अगर हम देखें तो जहाँ पे हार्ट डिसीजेस जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हमें देखने मिलती थी, उसी के बाद आपको कैंसर एक ऐसी बीमारी देखने मिलेगी जिससे लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अगर हम कैंसर के ट्रीटमेंट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट होते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर 5 लाख रुपए पर फैमिली को सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि लाखों के इंजेक्शंस और कीमोथेरेपी यहाँ पर लोगों को लगती है, जिसकी वजह से पूरी के पूरा जो फाइनेंशियल सपोर्ट होते हुए भी एक तरीके से जो फैमिलीज़ हैं ये पॉवर्टी या फिर डेप्ट लोन्स के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। 2023 की एक स्टडी के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत या स्टेट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के बाद भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो 80% महंगा हमें देखने के लिए मिला। ना दो क्वेश्चंस कम कि ऐसी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से कैंसर्स के जो ट्रीटमेंट है वो इतने ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट फ्री कैंसर केयर यहाँ पर प्रोवाइड करती है। इसके अंदर जो कॉस्ट है वो लगातार आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती जा रही है, स्पेशली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जो दवाइयाँ हैं, जो रिसर्च है, उन पर लगातार कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती जा रही है। मेडिकल टेस्ट के कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर से मिलना, कंसल्ट करना, डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट जो मेडिकल कॉस्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कैंसर की अगर हम बात करें तो एक लैब टेस्ट में आप देखेंगे तो मिनिमम 3,000 से इसकी शुरुआत हो जाती है और बड़े से बड़ा जो टेस्ट होता जाता है 6,000 7,000 तक का रेंज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण गवर्नमेंट और स्टेट का सपोर्ट होने के बावजूद भी लोगों की पॉकेट पर एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हमें देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात आ जाती है कि और कंडीशन किस वजह से ख़राब होती है। देखिए, कई बार कैंसर जो है वो सेकंड, थर्ड स्टेज या इवन फाइनल स्टेज पर पता चलता है। ऐसे में जितना हाईएस्ट कंडीशन में ये पता चलता है उतनी ही ज़्यादा थेरेपीज़ यहाँ पर देनी पड़ती हैं, उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन थेरेपी यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। कंडीशन सबसे ज़्यादा वर्स तब होती है जब घर में उस व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाए जो स्वयं यहाँ पर कमाने का एकमात्र ज़रिया थे। ऐसे में उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, काम छोड़ना पड़ता है और उसकी वजह से आप देखेंगे होल सोल अर्निंग मेंबर पूरी तरीके से अपनी नॉन अर्निंग फैमिली के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले 2 से 3 सालों में फैमिलीज डेप्ट ट्रैप्ड का पार्ट हमें देखने के लिए मिल जाती है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हाउ हाई आर द कॉस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इन इंडिया। तो हमें बात करनी होगी कि अगर हम कॉस्ट अकोमोडेशन की बात करें तो बड़ी से बड़ी सिटीज़ में आप चले जाएंगे 7,000 रुपये मंथली से लेकर 15,000 रुपये मंथली तक आपको यहाँ पर खर्च देखने के लिए मिल सकता है। इवन जिस तरीके से कैंसर के केसेस होंगे उतना ही ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन है। तो देखिए, पोस्ट कैंसर जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे हमें बात करने की आवश्यकता है। पोस्ट केयर कैंसर फंड्स हमें यहाँ पर बनाने की आवश्यकता है। एक टाइमली और रियलिस्टिक अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। फ्री कैंसर केयर ना केवल हमें फैमिलीज़ को देना ज़रूरी है, ना केवल पेशेंट को देना ज़रूरी है, बट उनकी फैमिलीज़ को भी देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि कैंसर के ट्रीटमेंट्स को यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन बनने से रोका जा सके। चलिए चर्चा करते हैं हम कैंसर के बारे में। आखिर कैंसर क्या है, कैसे होता है। कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ है जिसको एबनॉर्मल सेल ग्रोथ की वजह से आप देखेंगे सराउंडिंग टिश्यू में या इनका जो ऑर्गन्स में है ये फैलने लगते हैं। टर्म जैसे न्यूप्लाज्म आपको देखने मिलेगा, मैलिजन और ट्यूमर देखने मिलेगा, ये भी कैंसर को डिस्क्राइब करने में काम आते हैं। इस आज की डेट में बात करें तो मेजर टाइप कौन से हैं, तो लंग, प्रोस्टेट, कोलेट्रल, स्टमक, लिवर, ऐसे बहुत सारे, ब्रेस्ट कैंसर, इनफैक्ट सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, कोलेट्रल कैंसर, थायराइड कैंसर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है। की फैक्टर्स की बात करें कि रिस्क फैक्टर क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा टोबैको, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स, अल्कोहल्स का यूज़ होना, अनसेफ प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इंटरकोर्स, वैक्सीनेशंस यहाँ पर आवश्यक हो जाती हैं हेपेटाइटिस बी और HPV के लिए,
जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोजर है वो बढ़ते जाना, मेडिकल केयर की कमी होना, या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे आपको जो सडन इन्फेक्शंस हुए हैं उनको यहाँ पर कंट्रोल करना ही इसका सबसे बड़ा डायग्नोशन माना जाता है। हालांकि अगर हम बात करें कि इसके डिटेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं, तो केवल 2 स्ट्रेटजीज़ हमारे पास होती हैं। पहला होता है अर्ली डायग्नोशन, जितनी जल्दी से जल्दी आप सिम्टम्स के हिसाब से डायग्नोज कर लेंगे बेहतर होगा। दूसरा होता है स्क्रीनिंग, जैसे ही आपको एबनॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, उसके बाद डायग्नोशन और ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। ट्रीटमेंट एफिशिएंसी क्या है, तो देखिए कैंसर एक रिस्पॉन्स करता है इंडिविजुअल पर्टिकुलर व्यक्ति के आधार पर, और उसी के आधार पर आपको देखने मिलेगा किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए कुछ कैंसर स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं इंडिया में कि किस तरीके से कैंसर स्टैट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एस्टीमेट की बात करें तो कैंसर केसेस इंडिया में 2022 में लगभग 1,40,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशली अगर लीडिंग कैंसर्स की बात करें तो मेल्स में लंग कैंसर हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिला है, वहीं फीमेल में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। बच्चों की बात करें 0 से 14 साल के बच्चों की कैटेगरी में तो लिम्फोनाइड ल्यूकेमिया हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। वहीं बॉयज़ में बात करें तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लड़कियों में जो बच्चियाँ होती हैं उनमें हमें इसके चांसेस कम देखने के लिए मिलते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ बात करें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो देखिए 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। साथ ही आप देखेंगे वर्ल्ड कैंसर डे जिसे 4 फरवरी को यहाँ पर मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल कैंसर ग्रिड मिशन, साथ ही नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक जिसे NPCDCS के नाम से जाना जाता है, अलॉन्ग विद दैट नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये सभी मिलकर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो कि कैंसर के बर्डन को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। चर्चा करेंगे चाइना कीन्स टू एक्सटेंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर टू श्रीलंका। चलिए सबसे पहले इसको देख लीजिए आप, ये है कॉरिडोर। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। चाइना का जो स्पेशल एनवॉय है स्टेट काउंसलर शेन येनगेन कॉन्वॉय टू श्रीलंकन प्रेसिडेंट रेनिल, ये यहाँ पर लगातार प्रायोरिटाइज करता जा रहा है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। बात करें चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में तो एक स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए काम कर रहा है बिटवीन चाइना एंड म्यांमार। CMEC की बात करें तो ये पार्ट हो जाता है चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जिसका मुख्य काम है एक नेटवर्क, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जो कि चाइना को अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग एरिया से जोड़े। देखिए ये रीजन आपको दिख रहा है क्याफुक्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्रिएट कर जाता है जो कि म्यांमार में सिचुएटेड है। ये कनेक्ट करने वाला है डीप सी पोर्ट रूट्स को, इंडस्ट्रियल एरियाज को टू दी क्यूमिंग जो कि चाइना में सिचुएटेड है। चलिए अब इस प्रोजेक्ट की हम कनेक्टिविटी और इसके स्कोप को बारे में समझ लेते हैं। तो ज्योग्राफिकली समझिए ये चाइना के यूनान प्रोविंस को, मांडेलिया, क्यूफुक्जी SEZ जोन है जो कि बे ऑफ बंगाल और म्यांमार को जोड़ने का काम करेगा। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो चाइना को एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर देता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ताकि ट्रेड और एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर किया जा सके, और एक शॉर्टर रूट प्रोवाइड कर देगा, एक सिक्योर रूट प्रोवाइड कर देगा यहाँ से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ बहुत सारे रोड्स का बिल्ड किया जाएगा। रेलवे, पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पर बनाए जाएंगे, डीप सी पोर्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा जिसकी वजह से जॉब्स के क्रिएशन आपको देखने मिलेंगे। अब पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, जब भी चाइना किसी कंट्री के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है डेब्ट ट्रैप्ड का। अगर चाइना इसे यहाँ पर डेब्ट ट्रैप्ड में कर लेगा तो आपको पता है इससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, विच इज़ द एनर्जी बर्स्ट इन डिस्टेंट गैलेक्सी डिस्टर्ब्ड आइनोस्फीयर।
सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले समझेंगे आखिर आयनोस्फीयर क्या है। देखिए, अर्थ के जब हम एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले आपको देखने मिलती है एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ओके, इसके बाद आपको देखने मिल जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे आता है आपका मीजोस्फेयर, इसके ऊपर आपको देखने मिलता है थर्मोस्फेयर, और इसके ऊपर आ जाता है एक्सोस्फेयर। डिस्कस क्यों कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रोपोस्फेयर वही जगह जहाँ पर आपकी सारी मौसमी घटनाएं आपको देखने मिलती हैं, एरोप्लेन और सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की बात अगर हम करते हैं तो देखिए 12 से 50 के किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया अर्थ का ओजोन लेयर का जोन ये बोला जाता है। वहीं हम बात करें मीजोस्फेयर की तो 50 से 80 किलोमीटर के क्षेत्र में ये यहाँ पर अर्थ के सरफेस से देखने के लिए आपको मिल जाता है। कोल्डेस्ट प्लेस होती है अर्थ के पूरे सिस्टम में अगर हम बात करें। बहुत ज़्यादा स्केर्स वाटर वेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट जैसे ही हम इससे ऊपर जाते हैं हमें एक लेयर देखने मिलती है थर्मोस्फेयर की। 80 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है थर्मोस्फेयर, और इसी के नीचे हमें एक लेयर मिलती है आयंस की, जिसे हम बोलते हैं आयनोस्फेयर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो लेयर है ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती है सन के, और इसका जो टेम्परेचर है ये 2000 डिग्री तक यहाँ पर पहुँच जाता है। आयनोस्फेयर की बात करें तो ये डिस्टेंट लेयर नहीं है, बल्कि ये थर्मोस्फेयर की ही लोअर लेयर का पार्ट देखने के लिए मिलती है। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज आपके आयन्स हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, आयोनाइज्ड गैसेस देखने मिल जाती हैं, प्लाज्मा देखने मिल जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने जाते हैं जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं सोलर रेडिएशन के द्वारा, कॉस्मिक रेज के द्वारा, मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? देखिए ये अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट और सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके। साथ ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे सोलर एक्टिविटी, सेलेस्टियल इवेंट्स को भी ये होल्ड करने का काम करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं, नेविगेशन सिस्टम होते हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, उसको भी मेंटेन करने का काम आप देखेंगे यही आयनोस्फेयर आपको करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आयंस की मौजूदगी है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, इसी वजह से ये आयनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई आयनोस्फेयर क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ ऑल्सो। देखिए हुआ क्या है, आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो एक मैसिव स्टार जो कि डिस्टेंस गैलेक्सी में हमें देखने मिला था, सुपरनोवा से गुजरा था, और इसी की वजह से गामा रेज बस्ट हुई थी। इन गामा रेज की वजह से आप देखें ये डिस्टेंट इन्होंने अर्थ तक कवर किया है अक्टूबर 2022 में। देखिए टाइम लगा है ना, टाइम लगेगा ऑब्वियसली, और इसी की वजह से एक डिस्टर्बेंस हमें देखने मिला है अर्थ के आयनोस्फेयर में। दूसरा टॉपिक भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आखिर सुपरनोवा क्या होता है और गामा रेज क्या होती हैं, इसको भी चर्चा करेंगे। अब देखिए रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है ये जो गामा रेज का बस्ट हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था आज तक में रिकॉर्ड किए हुए सारी कंडीशंस में। ओके, और इन्हीं की वजह से अर्थ का जो आयनोस्फेयर है, जो प्लाज्मा फिल्ड लेयर है हमारी अपर एटमॉस्फेयर में जो हमें देखने के लिए मिलती है, ये यहाँ पर डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से अर्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आया है। ओके, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है? देखिए जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, ये यहाँ पर डिस्टर्ब हुई है। हालांकि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये अभी अनप्रडिक्टेबल कंडीशन में है। बात करें सुपरनोवा की, सुपरनोवा यहाँ पर क्या होता है? तो देखिए सुपरनोवा एक पावरफुल कैटास्ट्रोफिक स्टेलर एक्सप्लोजन है, जो कि किसी भी जो सितारा होता है जब इसकी लाइफ ख़त्म होती है उस समय एक बस्ट इसमें होता है बहुत ज़ोर से, जैसे हम सुपरनोवा बोलते हैं। एक मैसिव स्टार है, एग्जॉस्ट हो गया अपने न्यूक्लियर फ्यूल से, और एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स ये कर जाता है और इसी को बोला जाता है सुपरनोवा की कंडीशन। जैसे ही ये कोलैप्स होता है इसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जो कि पूरी गैलेक्सी में रेडिएशन निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकलता है, इसी के साथ गामा रेज निकलती हैं, जो कि
जो कि पूरे के पूरे हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाती हैं। और यही जो गामा रेज बस्ट है, यही यहाँ पर सुपरनोवा में निकली है और ये कॉस्मिक डिस्टेंस को कवर करती हुई फाइनली 2 बिलियन ईयर अगो पहले अक्टूबर 2022 के आसपास इन्होंने अर्थ को टच किया था, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा का पूरा आइनोस्फीयर है उसमें एक डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। चलिए, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। तो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास है। पहला तो कल की जो 2 न्यूज़ हमने डिस्कस करी थी, एक था रोड सेफ्टी क्राइसिस। तो पहला सवाल है कि व्हाट डज रिसेंट डेटा से अबाउट इंडियाज रोड सेफ्टी क्राइसिस। क्या ऐसे की फोकस एरियाज़ हैं, क्या मेजरमेंट हमें लेने की ज़रूरत है, इन सभी के बारे में आपको आंसर लिखना है। वर्ड लिमिट इज़ 150। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। वॉट ऑल यू हैव टू डू, आप अपना आंसर लिखेंगे। जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम आपके आंसर को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड वी विल लेट यू नो कि आंसर्स में क्या कमी है, क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको करने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.